दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये सीरीज़ शुरू होने वाली है पेडोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, इसके हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे हर टॉपिक का। और उस टॉपिक के वीडियो के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहला जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का व मस्तिष्क को छोड़ा और फिर अपनी चेतना को, और अंत में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। यह किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है, विलियम जेम्स का कथन है, और विलियम वुंड का कथन है, या विलियम वुडवर्थ का? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। जो सही आंसर होगा हम उसको हार्ट दे देंगे। थैंक यू। चलिए हम अपने अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षा जो है ये किससे उत्पन्न हुई थी? शिक्ष धातु से। किससे हुई है? शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या विद्या प्राप्त करना या ग्रहण करना। शिक्षा को आम भाषा में क्या कहा जाता है? विद्या। विद्या शब्द के जो अर्थ है इसको भी शिक्षा के अर्थ में लिया जाता है। और विद्या जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से हुई है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन जो है किससे उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है शिक्षा ग्रहण करना। कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुसियर से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित करना या पथ प्रदर्शित करना या मार्ग दिखाना। यह शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक विकास की प्रक्रिया है, यह एक आत्म अभिव्यक्ति की प्रक्रिया और यह एक समायोजन की प्रक्रिया। यह इसका वास्तविक अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं इसका आधुनिक जीवन में क्या अर्थ है। शिक्षा का आधुनिक जीवन में जो अर्थ है वो एक व्यक्ति के विकास का संपूर्ण विकास हो, उसके रूप में देखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। इसका क्या वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें नेतृत्व का विकास होता है। जो व्यक्ति होता है उसमें उसकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। मानवीय भावनाओं का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, व्यावसायिक सफलता का विकास होता है, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास होता है, और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता भी जो होती है उसके प्रति जागरूक होता है। आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास होता है। एक तरह से देखा जाए तो जो शिक्षा है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से विकसित करती है, उसके विचारों को प्रभावित करती है, उसके रहन सहन को प्रभावित करती है, उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है, और उसके मूल्यों को भी प्रभावित करती है, और समाज में रहने के प्रति उसका सामाजिक दृष्टिकोण भी जो होता है उसको भी प्रभावित करती है। ये हो गया हमारा शिक्षा का आधुनिक अर्थ। अब आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान वस्तुतः जो है 16वीं शताब्दी में इसके विचारक आने लगे थे, जो कहने लगे थे मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र, एक अलग अंग माना जाए, जिसमें वे बात करते थे आत्मा एवं परमात्मा की। आत्मा एवं परमात्मा की बात करते थे, शक्ति के संबंधों की खोज के विषय में लीन रहते थे। 16वीं सदी में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया था। मनोविज्ञान बहुत ही पुराना है, लेकिन उस समय इसको दर्शन शास्त्र के साथ एक बार देखा जाता था। कौटिल्य ने भी मनोविज्ञान के अनेक पहलुओं का अध्ययन किया है। किसमें किया है? अपनी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है एक क्या है? राजनीति से संबंधित किताब है। आगे देखते हैं। समय समय के साथ मनोविज्ञान के विचारकों ने अपने जो मत दिए हैं उसमें परिवर्तन हुए हैं। तो हम देखते हैं समय के साथ कैसे कैसे परिवर्तन हुए, कौन से 16वीं सदी में और मध्य युग में मनोविज्ञान के क्या क्या विचार रहे हैं। तो जो सबसे पहला मनोविज्ञान के विचारक थे उसमें आते हैं हमारे अरस्तु आते हैं, देकार्ते आते हैं, प्लेटो आते हैं। ये सब किस में आते हैं? मनोविज्ञान के सोल ऑफ साइंस में। पहला है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए या परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ा जाए, उससे क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहा जाता था? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को परिभाषित करना एक अच्छा तरीका था उस समय। किस समय? 16वीं शताब्दी में।
इसलिए इसे क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता था। आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता था कि इसको साइंस ऑफ सोल या मनोविज्ञान को कब 16वीं शताब्दी में इसको माना जाता था। इसके बाद आता है हमारा आत्मा के विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्त थे। इसमें जो इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसको एक तर्कसंगत रूप में आत्मा को परिभाषित नहीं किया कर पाए। जो हमारे विचारक थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, ये आत्मा पर एक मत भी नहीं था और इसको परिभाषित नहीं कर पाए, इसलिए आत्मा का विज्ञान अस्वीकार कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, इसके बाद आया है मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड या मन का विज्ञान। मन का विज्ञान कब आया, ये मध्य युग के दौरान आया था। मनोविज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी ने मस्तिष्क के अध्ययन को विज्ञान कहा है, मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। बी.एन. झा ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि मस्तिष्क के रूप में के अनुचित रह जाने के कारण मनोविज्ञान में मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की है। इस विचारधारा के प्रवर्तक स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी और पेम्पोलॉजी, इटली के पोम्पोनॉजी और स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी इसके प्रमुख है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेस्टोलॉजी कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से, और पोम्पोनॉजी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से। हम आगे देखते हैं अगला क्या था। अगला है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये कब आया था, 16वीं शताब्दी में वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सेली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। चेतना का विज्ञान बताया था। कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। वह चेतन शब्द के अर्थ के संबंध में एकमत नहीं हो सके, जिस कारण इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। चेतन मन के अलावा भी कुछ और जो क्रियाएं थे वो मन को, मनुष्य को प्रभावित करते थे, जैसे अचेतन मन और अर्धचेतन या अवचेतन मन। जो आंतरिक जो मतलब जो हमारी सोच होती है, जो मन होता है, उसको ये परिभाषित नहीं कर पाए थे, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था। एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी इस अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा कि चेतना बहुत ही बुरा शब्द है, जिसका मनोविज्ञान में प्रयोग दुर्भाग्य की बात है। इस समय एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम वुंट ने 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी के लिप्जिंग में कब किया था, 1879 ईस्वी में। किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने किया था, विलियम वुंट ने, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से आज के दिन में जाना जाता है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, एक बार देख लेते हैं। जो अमेरिका में जो देखो, हम पहली जो प्रयोगशाला थी वो उसके संस्थापक कौन थे, विलियम वुंट। लेकिन अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक स्टैनली हॉल थे, और भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के कौन थे, S.N. गुप्ता थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है व्यवहार का विज्ञान, जो आज के दिन में हमारे यहाँ दिखाई देता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। वो क्या है, हमारा व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय पिल्सबरी को जाता है। इस विचारधारा के प्रवर्तक मैकडूगल, वुडवर्थ तथा मन है। व्यवहार मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य वाटसन के द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें वाटसन को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या बिहेवियर साइकोलॉजी। आगे देखते हैं अब व्यवहार के बारे में क्या है, और कुछ तथ्य देख लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक मान्यता मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसको इस प्रकार परिभाषा दी गई। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हम देख लेते हैं। वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवन के सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य है कि प्राणी सब प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियाँ हैं। किससे जो प्रक्रियाओं या व्यवहार का तात्पर्य किससे है, प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजनाएं, क्रियाएं तथा अभिव्यक्तियों से वो व्यवहार का वर्णन करता है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है
जिसमें मनोविज्ञान विषय के नियम, सिद्धांत, क्रियाविधि आदि शिक्षा के क्षेत्र में काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरे शब्द में कहा जाता है कि जिसमें विद्यार्थी के विकास या व्यवहार का शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं हो गई जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन आप इन परिभाषाओं को एक बार देख लीजिएगा। आप इतने श्योर होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जाम के हॉल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसने क्या कहा था। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उसके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उसकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उसके सीखने की प्रक्रिया से अवगत होने की सहायता करता है। क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के विकास को समझने में, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और सीखने की प्रक्रिया में अवगत होने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। हम आगे देखते हैं अब। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? सिद्धांतों की खोज करना, तथ्यों का संग्रह करना, व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता करना, शिक्षण विधि में सुधार करना, शिक्षा उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति करना। स्किनर के अनुसार क्या है? स्किनर ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तथ्यों तथा सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना है जिसकी सहायता से शिक्षा, सांस्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। ये स्किनर ने कहा है। आगे हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, मानव विकास होता है। अधिगम के क्षेत्र में शिक्षा का अलग क्षेत्र है। मापन और मूल्यांकन अध्ययन विधियों में, व्यक्ति और समायोजन में, मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बालक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन किया जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये विभिन्नताएं हैं, यहाँ पे आप ध्यान से इसको कर लीजिएगा। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है? बालक की विशेषताओं पर किया जाता है, सबसे बड़ी बात है। बालक की रुचियाँ कौन सी है, किसमें बालक रुचि ले रहा है और किससे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कि उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, असहज महसूस कर रहा है बालक। और ये सब देखते हुए बालक जो है वातावरण और उसके वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों की बात करता है, विकास की अवस्थाएं कौन से एज में, मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी एज और एडोलसेंस, सब की बातें करता है ये। और शिक्षा में जो समस्याएं हैं इसके बाद ऊपर बात करता है शिक्षा मनोविज्ञान। आगे हम देखते हैं। अब अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसी की बेस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? एजुकेशन जो एक इंग्लिश वर्ड था, हमने बात किया था कि एजुकेशन किससे हुआ था, एक लैटिन भाषा से हुआ था। उसके बाद आते हैं, यह किनका कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसको किसने कहा था? स्किनर ने कहा है। आप ये एकदम जो कथन है इसको आप बिल्कुल पिन टू पिन नहीं याद कर सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा टाइम से, जिससे आपको ये याद आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? कहाँ पर की थी? लिप्जिंग, जर्मनी में की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन मनोविज्ञान के द्वारा प्रयोग किया जाता है? बालक के महत्व को, पाठ्यक्रम में सुधार करना, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति करना, ये सभी कैसे में किए जाते हैं? मनोविज्ञान के द्वारा परिवर्तन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं विलियम जेम्स कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? इसको हमने देखा था कि वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है।
अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है? इसको किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में कहाँ पर स्थापित की हुई है? मनोविज्ञान भारत में कहाँ पर स्थापित की हुई है? तो ये कहाँ है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों ने क्या बताया था? मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आप अगर आंसर आपका सही हुआ तो हम उसको हार्ट दे देंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले पहले से संबंधित नहीं है, किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है। अरस्तु ने शिक्षा को आत्मा का विज्ञान माना है, प्लेटो ने मांगा है, देकार्ते ने माना है कि जो आत्मा का विज्ञान है वो मनोविज्ञान है, लेकिन कौन नहीं माना है व्यवहार के बारे में? ये है चेतना का विज्ञान। किसके बारे में बात करते हैं? विलियम जेम्स चेतना के बारे में बात करते हैं, तो विलियम जेम्स इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान माना है? ये हमारे पोम्पोनोजी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के जनक निम्नलिखित में कौन है? विलियम जेम्स हैं, इसका सिंपल सा आंसर है। इसके बारे में हमने बात नहीं किया है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बता देने, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? ये विलियम जेम्स हैं। अगला क्वेश्चन है ये, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया था? कब कहा गया था? 16वीं शताब्दी में। कब कहा गया था? 16वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलो ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों तक। हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर की भी बात कर रहे हैं। और आपको इतनी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब हम अगली वीडियो नए टॉपिक पे लाएंगे कि मनोविज्ञान की क्या विधियां हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आत्मनिष्ठ विधियां और परंपरागत विधियां जो हैं, साक्षात्कार क्या होता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी साथ में इसी की तरह लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।